So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So guys, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। विश्व के अधिकतर देश ऐसे थे जिनका फाइनेंशियली स्टेबल हो पाना एक टेढ़ी खीर लग रही थी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन देशों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए के अंदर दो ट्विन इंस्टीट्यूशंस की परिकल्पना की जाती है, जिनको कि आज हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक को हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ के ऊपर। सो गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एस्पायरेंट है एचएएस के, मतलब हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, तो आपका इस चैनल के ऊपर स्वागत है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं मेंस रिलेटेड टॉपिक को। जो भी आपके हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितने भी मेंस के टॉपिक आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपस में, ठीक है। तो जो हमारा पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 है एचएस का, ठीक है, तो उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन बनता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा पेपर नंबर 3 बनता है इकोनॉमी का, तो उसमें भी ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पूरा साल भर जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है न्यूज़ में रहते हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वर्ल्ड बैंक हमने देख लिया था। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं आईएमएफ के ऊपर। आईएमएफ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, देखिए, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड अलोंग विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशंस हेल्ड एट ब्रिटेन वुड, यूएसए इन जुलाई 1994। अब जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी परिकल्पना हुई थी 1944 के अंदर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर यूएसए में। वहाँ पर इन दो इंस्टीट्यूशन की परिकल्पना की गई थी कि इनको जो है हमें बनाना है, ठीक है। इन्होंने, अभी वर्ल्ड वॉर हालांकि ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने, इन कंट्रीज़ ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। मतलब ये तो दृष्टिगोचर सभी को था कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। इससे उबरने के लिए, देशों को इससे उबारने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस को के बारे में सोचने की ज़रूरत थी, और इन्होंने सोचा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परिकल्पना हो गई थी इनकी, मतलब नींव यहाँ पर पड़ गई थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की। तो जो एस्टेब्लिश, तो ये परिकल्पना इसकी 1944 में हो चुकी थी, नींव इसकी 1944 में पड़ चुकी थी। लेकिन एक्चुअल रूप से ऑफिशियली इसने वर्क किया, ऑफिशियली जो है इसने अपनी वर्किंग जो है 27 दिसंबर 1945 को, मतलब 27 दिसंबर 1945 को इसने जो है काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसमें जो है प्रेजेंट में 190 कंट्री है, 190 कंट्री है इसके अंदर, इस यहाँ पर इसको आपने साफ करके 190 करना है, ठीक है। 190 कंट्री है प्रेजेंट में। नेक्स्ट हम चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव और आईएमएफ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो मैं आगे आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अगर आप 2018 या 2017 का पेपर नंबर 3 चेक करेंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि डब्ल्यूटीओ के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो जो जितनी भी हमारे पास ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लगातार न्यूज़ में रहती है, तो इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर वो डब्ल्यूटीओ के ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे, और डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। वर्ल्ड बैंक के ऊपर वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पर आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं आईएमएफ के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं। वर्ल्ड बैंक में हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है। वर्ल्ड बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो बहुत ही चीप रेट पर जो है प्रोवाइड करता है, मतलब काफ़ी सस्ते रेट पर वो जो है कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। काफ़ी चीप रेट पर जो है कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर आईएमएफ में थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। आईएमएफ जो है, आईएमएफ में जो भी हम लोन देते हैं, ठीक है, जो भी लोन दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा, वो महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में आईएमएफ का लोन जो है महंगा होता है। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है, इनको अलग अलग क्यों बनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है सस्ता लोन देता है, आईएमएफ जो है महंगा लोन देता है, ठीक है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आईएमएफ कब लोन देता है और वर्ल्ड बैंक कब लोन देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना है,
ठीक है, अगर कोई कंट्री ये कहती है कि मुझे अपने अंदर मतलब कोई भी कंट्री अगर ये आर्गुमेंट देती है कि हमें डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन चाहिए, ठीक है, हमें ब्रिजेस बनाने हैं, हमें रेल लाइंस बनानी है, ठीक है, हमें कोई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, मतलब कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड बैंक को शो करती है, तो उस केस में जो है वर्ल्ड बैंक लोन देता है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए जब भी लोन चाहिए होगा तो हम लोन मांगेगी कहाँ से, कंट्री लोन मांगेगी कहाँ से, वो मांगेगी वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, अब मान लीजिए हमें जो है किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी कंट्री है मान लीजिए उसको जो है डेवलपमेंटल के लिए कोई डेवलपमेंट पर्पस के लिए कोई रोल नहीं चाहिए, कोई लोन नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर कोई कंट्री ऐसी है जिसके अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, या मान लीजिए कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसकी खराब हो जाती है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी डगमगा जाती है। ठीक है, मतलब आर्थिक जो उसकी संरचना है वो जो है डगमगा जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर किसी भी तरह का हो जाता है नेचुरल डिजास्टर या दूसरे तरीकों से, तो उस केस में जो है आईएमएफ लोन देता है। ठीक है, मतलब उस देश को वहां पर जो है क्विकली क्या करना है, क्विकली उसको जो है रिकवर होना है, जो क्राइसिस वहां पर हुआ है उससे क्विकली रिकवर होने के लिए आईएमएफ उसको लोन देता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड बैंक जो है उसके लोन कैसे होंगे, उसके लोन जो है सस्ते होंगे, जबकि जो आईएमएफ होता है उसके लोन जो है थोड़े महंगे होते हैं वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है हमारे पास, वो लोन कब देता है, किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर आपको करना है तो उस केस में जो है लोन आपको देगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो गई है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कौन लोन देता है, उस केस में लोन देता है यहाँ पर हमारे पास आईएमएफ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब इसके पर्पसेस क्या क्या है, इसको किस उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक बात, इससे पहले कि मैं इसके ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर बता दूं, जो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, ये दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, हमें इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बता दूं कि कोई भी कंट्री अगर आईएमएफ को साइन कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वर्ल्ड बैंक को भी ज्वाइन कर लेती है, और जो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर लेती है जो कंट्री, वो आईएमएफ में भी जो है ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये खास बात है इसके बारे में। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फर्स्ट हम आते हैं, देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, जो भी हमारे पास मौद्रिक जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बैलेंस तरीके से हो सके। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दो कंट्रीज है, मान लीजिए ये दो कंट्रीज है, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ ये कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट कर रही है इस देश को, जो है ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ये ए कंट्री जो है लगातार बी को एक्सपोर्ट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और खुद जो है इस कंट्री से कुछ भी नहीं खरीद रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के केसेस को भी ये देखती है, ये देखती है आईएमएफ, ये देखता है कि दोनों तरफ से जो है ट्रेड जो है बैलेंस्ड हो ओके चलता रहे। ठीक है, टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देने का भी जो है ये काम करता है। ठीक है, कुछ कंट्री कैसी है, कुछ कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर कैसी है, वो बाहर के देशों को ना तो इंपोर्ट करती है ना एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी घातक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक कंट्री को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है करते रहना चाहिए, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, टू ग्रांट इकोनॉमिक असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये लोन कब देता है, आईएमएफ लोन कब देगा, आईएमएफ लोन तब देखता है जब इसको जो है क्या होता है, जब किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है खराब होती है। ठीक है, इनस्टेबल अगर हो जाता है तो उस केस में वहाँ पर जो है वित्तीय, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की अस्थिरता आ जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उस केस में जो है आईएमएफ इसको लोन देता है। ठीक है, उस केस में क्या करेगा, आईएमएफ इसको लोन देगा। ठीक है, कंट्री को लोन लेगा। और जो आईएमएफ के लोन होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, काफ़ी कम समय के लिए ये जो है लोन देता है, 5 से 7 साल तक इसके लोन रहते हैं। मतलब इसके अंदर जो है दोबारा जो है जितना भी लोन दिया है उसको वापस करना पड़ता है आईएमएफ को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते देखिए, टू रिमूव पॉवर्टी। अब यहाँ पर देखिएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव अगर दोनों का अगर देखा जाए तो पॉवर्टी को हटाना भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव है दोनों का। ठीक है, क्योंकि इनको बनाया गया था 1945 और 1945 में ये जो है अपना वर्क इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों की अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, क्योंकि जितना डिस्ट्रक्शन वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 ने कॉज किया था उसको भरने की जरूरत थी। ठीक है, उन्हीं को देखकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं टू रिमूव पॉवर्टी, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है आज भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
टू वर्क फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, जैसा कि हम करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम अलग से जानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता दिए तो ये इसके साथ जस्टिस नहीं होगा, इसको हमने पूरा टॉपिक में जो है कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इनको अचीव करना भी जो है आईएमएफ का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए इसका मैनेजमेंट क्यों, ये आईएमएफ में वर्किंग कैसे होती है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है पूरे के पूरे आईएमएफ को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट देखिए इसकी मैनेजमेंट पर आ जाते हैं। आईएमएफ इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब देखिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उनके द्वारा जो है इसको जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ईच मेंबर कंट्री नॉमिनेट वन गवर्नर, ऑल द नॉमिनेटेड गवर्नर मेक द बोर्ड ऑफ गवर्नर। अब देखिए जितनी भी कंट्री है, अभी देखिए प्रेजेंट में कितनी कंट्री है आईएमएफ के अंदर, 190 कंट्री है, तो 190 कंट्री में से एक जो डायरेक्टर इनका आएगा, हर कंट्री एक डायरेक्टर को जो है नियुक्त करेगी, ठीक है, एक गवर्नर को जो है नॉमिनेटेड गवर्नर मेक द बोर्ड, एक एक गवर्नर यहाँ से नियुक्त करेगी सारी की सारी कंट्रीज, मतलब 190 गवर्नर हो जाएंगे। और ये 190 गवर्नर जो होंगे इनको हम कहेंगे देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मतलब ये गवर्नर्स का बोर्ड हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर आईएमएफ में सब कुछ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। अब 190 कंट्रीज है, उन सभी के एक एक गवर्नर है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ जो है मतलब वोटिंग के हिसाब से होता होगा, वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर ज़रूर होता है, लेकिन जो वोटिंग यहाँ पर होती है वो थोड़ी अलग होती है। अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 190 कंट्री है तो उन सभी की चलेगी, उनमें से कोटा सिस्टम, यहाँ पर कोटा ये आगे आएगा, जैसे आईएमएफ के अंदर कोटा सिस्टम चलता है, ठीक है। अब हर जितनी भी यहाँ पर कंट्री है उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर सबकी एक जैसी नहीं है, कुछ कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कंट्री बहुत कम है, कुछ का आईएमएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और कुछ का काफ़ी कम है, ठीक है। ये कैसे है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी बस आपको ये देखना है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो इसको क्या करेंगे, इसको जो है मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए ईच गवर्नर हैज़ गॉट द राइट ऑफ 250 वोट। अब देखिए कोई भी कंट्री है जो आईएमएफ को ज्वाइन कर लेती है तो उसको इंस्टेंटली जो है 250 वोट का राइट मिल जाता है, मतलब वो 250 मतलब 250 वोट जो है वो डाल सकती है, ठीक है। 250 वोट इसको मिल जाते हैं, ठीक है। 250 वोट तो सभी को मिलेंगे, ठीक है। अब ये 250 वोट कोई मायने नहीं रखते जब तक कि आपका जो है एसडीआर की जो आपके पास पोटेंशियल है वो आपके पास ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है। ये एसडीआर क्या है ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, बस आप ये देख लीजिए 250 वोट सभी मेंबर के लिए है, जितने भी मेंबर आईएमएफ को ज्वाइन करेंगे 250 वोट उनको इंस्टेंटली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलता है कि एसडीआर के ऊपर, मतलब आपका एसडीआर का जो अमाउंट है वो कितना है, ठीक है। अगर आपके पास एसडीआर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपका वोटिंग राइट जो है उतने ज़्यादा वोट आपको जो है, जितने ज़्यादा एसडीआर आपके पास होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा इन 250 में जो है प्लस होके यहाँ पर जो है आपके वोट की वैल्यू यहाँ पर बनेगी। आपका वोट कितना वैल्यू रखता है वो यहाँ से बनेगा। 250 ये तो सभी का है, 250 ये तो सभी को राइट मिले हुए हैं, एक्चुअल वैल्यू रखता है ये वाला एसडीआर। आपका एसडीआर का पोटेंशियल कितना है वो डिपेंड करता है, वो डिटर्मिन करता है आपके वोटिंग राइट को, ठीक है। आपके वोटिंग का जो वजन है वो कितना रहेगा आईएमएफ के अंदर ये डिसाइड करता है एसडीआर, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, देखिए Since January 2011, the value of SDR is being determined by the basket of 4 currencies. One second. यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए SDR, इस पर आ जाइए पहले, ये SDR बार बार आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं पहले SDR, ठीक है। द SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट created by the IMF in 1969 to supplement its member countries official reserves, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये SDR क्या है, ये SDR एक करेंसी की फॉर्म है, ठीक है। ये किसकी करेंसी है, ये IMF की एफ की करेंसी, ठीक है, आईएमएफ की करेंसी, ठीक है। अब ये आईएमएफ की करेंसी क्या है, अब जितने भी हमारे पास देखिए आईएमएफ है, आईएमएफ अब हम देखते हैं कि आईएमएफ क्या करता है, लोन देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोन आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है, तो आईएमएफ के पास पैसा आता है क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे के सारे देश जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस आईएमएफ में, आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, वो डिटर्मिन करता है आपके कोटा को, ठीक है। वो डिटर्मिन क्या करता है, कोटा। आपका जितना ज़्यादा आपने अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ, जितना ज़्यादा अमाउंट आपने इसके अंदर डाला हुआ है आईएमएफ के अंदर, उतना ज़्यादा आपका डोमिनेंस रहेगा आईएमएफ के अंदर, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको कोटा मिलेगा। हालांकि ये कोटा वाला जो सिस्टम है ये हर कुछ एक साल के बाद जो है रिवाइज होता जाता है, ठीक है, बदलता रहता है ये कोटा का सिस्टम, ठीक है। मतलब कोटा का सिस्टम तो वैसा ही है, मतलब कितना शेयर जो है किसी देश का रहेगा, मतलब कितना कोटा आईएमएफ के अंदर किस देश का रहेगा ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये एसडीआर क्या है, एसडीआर एक क्या है, आप इस तरह से मान सकते हो ये आईएमएफ की करेंसी है, ठीक है। आईएमएफ जितने भी लोन देता है वो एसडीआर की फॉर्म में देता है, ठीक है। और उस एसडीआर को बाद में जो है दूसरी देश की करेंसी में जो है बदलना पड़ता है,
ठीक है। तो एक थोड़ी सी मैं यहाँ पर और आपको बता दूँ, स्पेशल ड्राइंग राइट इसको कहते हैं पेपर गोल्ड भी। ये प्री में आपको पूछा जा सकता है, पेपर गोल्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और पेपर गोल्ड, एसडीआर। एसडीआर क्या है, आईएमएफ की ये करेंसी है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और एक बात आपने याद रखना है कि आईएमएफ कब देता, आईएमएफ जब भी लोन देता है कि तो वो जो है एसडीआर की फॉर्म में देता है, ठीक है। अब जो ये एसडीआर है, एसडीआर जो है ये जो है फॉरेन जो रिजर्व एसेट के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री यहाँ पर है, एक कंट्री यहाँ पर बी है, ठीक है, तो इसके पास भी कुछ एसडीआर होंगे, फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, तो इसके पास भी कुछ एसडीआर है। तो जो ए कंट्री है बी कंट्री को अपने एसडीआर बेच सकती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बी जो कंपनी है, जो बी जो कंट्री है, इसकी डोमिनेंस थोड़ी सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है एसडीआर का लेन देन चलता रहता है कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एसडीआर के बारे में। एसडीआर क्या है, एक आईएमएफ की ये जो है करेंसी है, ठीक है, आईएमएफ की एक करेंसी है जिसका यूज़ कब से, अब एक बात आती है कि जो इसका यूज़ कब से करते आ रहे हैं हम एसडीआर का, ठीक है। तो इस एसडीआर का यूज़ करते आ रहे हैं हम जब 1944 में, इसके 1945 में जब ये इसने वर्क करना स्टार्ट किया आईएमएफ ने, तो जब भी ये लोन देता था, ठीक है, जब भी ये लोन देता था आईएमएफ, तो ये देता था अमेरिकी डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में जो है ये लोन देता था। लेकिन 1969 में क्या होता है, एसडीआर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हालांकि एसडीआर का 1969 में आया था, लेकिन सबसे पहले जो है 1971, ठीक है, याद रखना है आपको, 1971 में सबसे पहले एसडीआर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। मतलब एसडीआर की फॉर्म में लोन दिया जाने लगा 1971 से। कॉन्सेप्ट 1969 में आया था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ, 1971 में जो है एसडीआर की फॉर्म में लोन देना स्टार्ट हुआ। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 1971 में इस आईएमएफ ने एसडीआर की फॉर्म में लोन देना स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो है एक एसडीआर की वैल्यू होती थी $1 के बराबर, मतलब $1 इज इक्वल टू 1 एसडीआर, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमने एक करेंसी को आधार बना के हम चले हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, एसडीआर का जो ये में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है इसमें, ठीक है। एसडीआर का जो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है चेंजेस के प्रति, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत थी कि जो ये एसडीआर है, इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ईजिली जो है दूसरे चेंजेस से जो है अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है डॉलर के ऊपर डिपेंड ना रहे, ठीक है। डॉलर कभी नीचे जा सकता है, कभी ऊपर जा सकता है, ठीक है। हमें ज़रूरत है इसको स्टेबिलिटी देने की। एसडीआर एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसकी स्टेबिलिटी जो है, जिसमें जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे ना जाए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए पहले जहाँ पर हम पहले क्या करता था, सिर्फ 1 एसडीआर इज इक्वल टू $1 मान लिया जाता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता। अब एसडीआर की वैल्यू को मापने के लिए जो यहाँ पर 5 कंट्रीज़ की यहाँ पर जो है करेंसीज को हमने लिया हुआ है, इनको आधार बनाया हुआ है, इसके बेसिस पर जो है एसडीआर की वैल्यू जो है यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वो कंट्री है, यहाँ पर देखिए सिंस 2011, ठीक है, सिंस 2011 द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज बीइंग डिटर्मिन्ड बाय द बास्केट ऑफ 4 करेंसीज, ठीक है, बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर 5 करना है, ठीक है। जो ये 5 कंट्रीज़ की जो ये करेंसी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इनके आधार पर जो है एसडीआर की वैल्यू जो है सेट की जाती है, ठीक है ना। वो कौन कौन सी कंट्री है, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से, यूएस डॉलर, ये तो काफ़ी पुराना है, इस पर पहले जो है एसडीआर की वैल्यू निर्धारित होती थी, अब नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, ब्रिटिश पाउंड, तीसरा कौन सा है, यूरो, चौथा कौन सा है, जापानीज येन, और पांचवा कौन सा है, रेनमिनबी। हालांकि रेनमिनबी जो है, पहले ये रेनमिनबी जो है ये बास्केट का हिस्सा नहीं थी, ठीक है। जो ये बास्केट ऑफ करेंसीज जो ये बास्केट ऑफ करेंसीज का रेनमिनबी पहले हिस्सा नहीं थी, ठीक है। लेकिन बाद में इसको जो है हिस्सा बना दिया गया। अब जितना भी जो एसडीआर की जो वैल्यू जो है हम डिटर्मिन करते हैं, इन पांचों की आधार मानकर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन और रेनमिनबी, ये क्या करते हैं, ये जो है एसडीआर की वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। इनके आधार पर जो है एसडीआर की वैल्यू जो है सेट की जाती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये आपको पता लग गया, ये हमने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईएमएफ रिसोर्सेज, ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो रिसोर्सेज क्या है आईएमएफ के, ये सिंपल सी बात है कि जो मेंबर कंट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा उनका जो है वोटिंग राइट रहता है, ठीक है। दूसरा कौन सा देखिए, कोटा का मतलब, अब ये भी जो है पहले वाले के साथ ही जो है रिलेटेड है। जितना ज़्यादा आपने जो है
कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसका उस बैंक के अंदर, आईएमएफ के अंदर, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका जो है कोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने देखा कि जो आईएमएफ का मेन सोर्स है, अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, आईएमएफ का मेन सोर्स क्या है, कंट्रीज जो है इसको, कंट्रीज जो है इसके अंदर जो है अपना पैसा डालती है, जितनी भी कंट्रीज होती है वो थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करती है, और जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा उसका कोटा बढ़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो बहुत सारी कंट्री है ये ज़्यादा पैसा क्यों लगाएगी, ये तो थोड़ा सा पैसा लगाएंगे अपना आईएमएफ के अंदर, हालांकि इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए किसी कंट्री को तो क्या फ़ायदा हो रहा है आईएमएफ के अंदर इन पैसा डालने से। तो इससे यहाँ पर देखिए क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर आपकी जो है एक अलग ही पहचान देखने को मिलती है। अगर आपका इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी गहरी पैंट है, ठीक है, तो ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण देती है आपके देश को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, जैसे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, ठीक है, आईएमएफ के अंदर जो है अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जिन भी देशों का बड़ा इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहता है, तो वर्ल्ड में जो है ये एक अलग ही छवि होती है इनकी, ठीक है। वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स है, वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है, वो इन देशों की ओर आना पसंद करती है, क्योंकि उनको प्रूफ मिल जाता है कि जो ये देश है इनकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पर इन देशों में जब इनके पास जब अगर पैसा है तभी ये यहाँ पर डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली जो है जो दूसरे इन्वेस्टर्स है उनको जो है प्रोत्साहित करती है कि हम उस कंट्री में चले जाए, क्योंकि इनकी डोमिनेंस जो है वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक हद तक जो है इंटरनेशनल ट्रेड को भी यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा, देखिए कोटा सिस्टम, अब यहाँ जो जितनी भी मैनेजमेंट चलती है आईएमएफ की वो कोटा के हिसाब से चलती है। यहाँ पर वोटिंग मैंने आपको कहा जैसे मैंने बताया कि एसडीआर के हिसाब से यहाँ पर इनका वोटिंग होता है। 250 वोट तो आपको मिलते हैं जैसे ही आपने मेंबरशिप ले ली, लेकिन 250 ये कोई मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि आपने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके हिसाब से आपके एसडीआर होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपके वोट की जो है वैल्यू होती है, ठीक है। तो कोई भी कंट्री, किसी कंट्री को लोन देना है या नहीं देना है, किसी कंट्री को कितना लोन देना है, ठीक है, कितने लोन से ज़्यादा इस कंट्री को लोन नहीं देना है, तो वो डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर जिसका इसके ऊपर डोमिनेंस होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन होता है, जो ये कोटा वाला सिस्टम होता है, इसका इंटरनेशनल रिलेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है लोन्स को ऊपर नीचे करके, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर ये आपके मेन जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम May 1 टू April 30। अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है आईएमएफ का वो चलता है आपका 1 मई से April 30 के ऊपर, ठीक है। तो ये था आईएमएफ के ऊपर कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो के अंदर जितना भी इससे रिलेटेड टॉपिक थे, इससे रिलेटेड जितने भी पहलू थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, ठीक है। सो इससे बाहर क्वेश्चन प्रोबेबली नहीं बनेगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से बाहर जो है क्वेश्चन जाए। अब जो थर्ड वीडियो होगा इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर रिलेशन को, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको डिफरेंट करती है एक दूसरे से, ठीक है। सो ये था सेकंड पार्ट। अब इकोनॉमी का थर्ड पार्ट मैं कल जो है अपलोड करूँगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।